जय हिंद दोस्तों। रिवीजन क्लास में हम आज शिव शंभू के चिट्ठे नामक निबंध को देखेंगे। इसके महत्वपूर्ण तथ्य हैं वो उठाकर आपके लिए लाया हूं। देखते हैं इसमें क्या क्या महत्वपूर्ण तथ्य हैं। सबसे पहले दोस्तों क्लास को लाइक कर दो और क्लास अच्छी लगे तो कमेंट जरूर करना। इसके जो लेखक हैं वो हैं बाल मुकुंद गुप्त। कौन है इसको लिखने वाले? बाल मुकुंद गुप्त। यहाँ शिव शंभू के रूप में लेखक स्वयं हैं। लेखक ने खुद को शिव शंभू के रूप में काल्पनिक पात्र बना दिया उसमें। ठीक। विशेष, बाल मुकुंद गुप्त के भारत मित्र पत्रिका में 1903 से 5 में लॉर्ड कर्जन को, किसको? लॉर्ड कर्जन को संबोधित करके इनके निबंध प्रकाशित हुए। तो किसके निबंध प्रकाशित हुए? बाल मुकुंद गुप्त के। कौन सी पत्रिका में? भारत मित्र पत्रिका में। और कब हुए? 1903 से 5 के बीच में। किसको संबोधित किया था? लॉर्ड कर्जन को। इसमें दोस्तों उपशीर्षक हैं कितने? ये 14 उपशीर्षक हैं इसमें। कौन कौन से? बनाम लॉर्ड कर्जन, श्रीमान का स्वागत, वेसराय का कर्तव्य, पीछे मत फेंकिए, आशा का अंत, एक दुरासा, विदाई संभाषण। और ये प्रकाशित हुए थे पत्रिका में। इनकी तारीख भी दे रखी है कब प्रकाशित हुए थे, लेकिन तारीख इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक। इसके बाद में बंग विच्छेद, लॉर्ड मिंटो का स्वागत, मार्ली साहब के नाम, आशीर्वाद, शाइस्ता खां का खत, शाइस्ता खां का खत द्वितीय, और सर सैयद अहमद का खत। तो ये 14 उपशीर्षक है इसमें। उपशीर्षक की बात करें दोस्तों तो ये लाइन से हमें क्रम से याद रखने हैं। कौन सा कब छपा था, और क्रम से कैसे याद करेंगे? हम ट्रिक से याद करेंगे। कैसी ट्रिक? ट्रिक देखते हैं दोस्तों इसमें। पहले तो बनाम लॉर्ड कर्जन आपको ध्यान में रखना ही है। फिर आपको यहाँ पे जो श्रीमान को ले लेंगे, यहाँ पर ट्रिक बना लेंगे हम। श्रीमान, श्रीमान, इसका थर्ड का वायसराय ले लेंगे। श्रीमान वायसराय, श्रीमान वाय सराय, श्रीमान वायसराय। पीछे, श्रीमान वायसराय के पीछे, के पीछे, आशा एक दुरासा। श्रीमान वायसराय के पीछे आशा एक दुरासा, एक दुरासा, आशा एक दुरासा। विदा हो गई, विदा हो गई, आशा एक दुरासा, विदा हो गई, हो गई, विदा हो गई। कहां पर विदा हो गई? बंग में, बंग में। कहां पर विदा हो गई? बंग में। विदा हो गई बंग में, बंग में, बंग में विदा हो गई मिनटों में। कितना टाइम लगा विदा होने में? मिनटों में हो गई विदा। और मार्ली साहब के आशीर्वाद से। तो बंग में विदा कहाँ हुई थी? बंग में। कितना टाइम लगा था? बंग में मिनटों में ही, मिनटों, मिनटों में ही, मिनटों में ही, मिनटों में ही हो गई। किसके आशीर्वाद से? मार्ली साहब के, मार्ली के आशीर्वाद से, मार्ली के आशीर्वाद से, आशीर्वाद से, मार्ली के आशीर्वाद से मिनटों में विदा हो गई। दोस्तों इसके बाद में हमें ये ध्यान में रख लेना है, शाइस्ता खां और सर सैयद अहमद का खत। ठीक। बाकी को हम ट्रिक से याद कर लेंगे। शुरू में क्या है?
बनाम लॉर्ड कर्जन, तो कर्जन का भी नाम लिख देते हैं यहाँ पर, इसको भी ट्रिक में ऐड कर लेते हैं। कर्जन जी, कर्जन जी, श्रीमान वायसराय के पीछे आशा एक दुराशा विदा हो गई बंग में। और कब, कितनी देर लगी? मिनटों में ही हो गई, मार्ली साहब के आशीर्वाद से, मार्ली साहब के आशीर्वाद से। उसके बाद में शाइस्ता खां का खत एक, ठीक, उसके बाद में शाइस्ता खां का खत दो, और सर सैयद अहमद। तो इसको ट्रिक से बनाकर और कुछ को याद रखकर हम इसको अपना बिल्कुल याद कर लेंगे, क्योंकि पेपर में इससे प्रश्न बन सकता है। इनके शीर्षकों को क्रम से जमाइए। आगे देखते हैं जो इसमें महत्वपूर्ण तथ्य हैं। पहला ही इसका उपशीर्षक है, इसमें पढ़ते हैं क्या दे रखा है। पहला उपशीर्षक कब प्रकाशित हुआ था ये? बनाम लॉर्ड कर्जन, 11 अप्रैल 1930 को, 1903 को। दोस्तों, शिव शंभू नामक एक व्यक्ति जो काल्पनिक पात्र है इस निबंध में, और असल में कौन है? शिव शंभू ही कौन है? लेखक बाल मुकुंद गुप्त ही शिव शंभू हैं, उन्होंने अपना छद्म नाम रख दिया इसमें, ठीक। माय लॉर्ड, लकड़पन में इस बूढ़े भंगड़, भंगड़ का मतलब क्या होता है? यानी भांग पीने वाला, भंगड़ का मतलब भांग पीने वाला, और भंगड़ कौन है? कौन है? शिव शंभू। और शिव शंभू ने लॉर्ड कर्जन को क्या कहा? माय लॉर्ड। तो प्रश्न में, पेपर में प्रश्न बन सकता है, शिव शंभू ने लॉर्ड कर्जन को किस शब्द से संबोधित किया था? तो माय लॉर्ड के नाम से, ठीक। लॉर्ड कर्जन को माय लॉर्ड कहा था। और भंगड़ कौन है? भंगड़ शिव शंभू है। शिव शंभू को बुलबुल का बड़ा चाव था। भंगड़ कौन है? शिव शंभू। और शिव शंभू को बुलबुल का चाव था। बुलबुल यानी चिड़िया, बुलबुल चिड़िया रहती है, उसका चाव था इसको बचपन में। एक दिन बचपन में शिव शंभू बुलबुल पकड़ने की चिंता करते करते सो गया, ठीक। फिर उसके सपने में वही बुलबुल का सपना आया। जैसे वो बुलबुल के बारे में सोच रहा था, काश मेरे पास एक बुलबुल होती, ऐसे करते करते उसे नींद आ गई। नींद में देखा तो उसे सपना आ गया बुलबुल का। उसने देखा कि उसके चारों ओर बुलबुल ही बुलबुल हैं, उसे के चारों ओर बुलबुल ही बुलबुल हैं, उसके हाथ पर भी बुलबुल बैठी है। शिव शंभू ने लॉर्ड कर्जन को अपना कर्तव्य याद दिलाया। अगला फैक्ट देखे दोस्तों, अगला फैक्ट है, आपको यहाँ प्रश्न मिल सकता है पेपर में कि शिव शंभू को लड़कपन में किसका चाव था? बुलबुल का चाव था, ठीक। प्रश्न इस प्रकार भी बन सकता है, शिव शंभू को कौन सा सपना आया था? उसको बुलबुल का सपना आया था। आगे जो फैक्ट है उसको देखते हैं। शिव शंभू ने लॉर्ड कर्जन को अपना कर्तव्य याद दिलाने के लिए चिट्ठा भेजा था। तो ये चिट्ठा क्यों भेजा था? लॉर्ड कर्जन को अपना कर्तव्य याद दिलाने के लिए। लॉर्ड कर्जन, आपको भारत में 5 वर्ष पूरे हो गए। कितने वर्ष? 5 वर्ष। यानी 5 वर्षों से भारत के गवर्नर कौन थे? लॉर्ड कर्जन। आप बारंबार अपने 2 अति कामों का वर्णन करते हैं, और जो ये लॉर्ड कर्जन है, ये बार बार अपने 2 कामों का वर्णन करते हैं। कौन से काम इसने जो किए? एक तो विक्टोरिया मेमोरियल हॉल बनवाया। क्या बनवाया? विक्टोरिया मेमोरियल हॉल। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद में रखना है। दूसरा दिल्ली दरबार दर्पण, नहीं, दूसरा क्या है? दिल्ली दरबार। तो ये 2 चीजों का वर्णन कौन करता है बार बार? लॉर्ड कर्जन। तो ये पेपर के हिसाब से भी महत्वपूर्ण है, कौन कौन से 2 काम गिनाता है लॉर्ड कर्जन? विक्टोरिया मेमोरियल हॉल, दूसरा दिल्ली दरबार को गिनाता है, ठीक। अगला फैक्ट देखते हैं। नुमाइशी चीजों का यही परिणाम है, उनका तितलियों का सा जीवन होता है। ये भी लाइन महत्वपूर्ण है। कौन सी पंक्ति से, कौन से शीर्षक से है, ये आपको ध्यान में रखना है। लेखक ने कहा है कि नुमाइशी चीजों का, यानी जो दिखावटी चीजें होती हैं, उनका परिणाम यही है कि उनका तितलियों का साथ जीवन है, तितलियों का साथ जीवन है। आगे देखते हैं फैक्ट। जिस देश में
जिस देश में लॉर्ड लैंसडौन, तो लॉर्ड लैंसडौन की बात की गई है कि मूर्ति बन सकती है, उसमें और किसकी मूर्ति नहीं बन सकती? माय लॉर्ड, यानी लॉर्ड कर्जन को कहता है माय लॉर्ड। क्या आप चाहते हैं कि उसके आसपास आपकी एक वैसी मूर्ति खड़ी हो, किसकी जैसी? लॉर्ड लैंसडौन की तरह। यह मूर्तियां किस प्रकार की स्मृति चिन्ह है? अगला फैक्ट, यह मूर्तियां किस प्रकार की स्मृति चिन्ह हैं? इस दरिद्र देश के बहुत से धन की एक ढेरी है जो किसी काम नहीं आ सकती। यानी लेखक कहना चाहता है कि आपने जो ये मूर्तियां बनवाई हैं, यह इस देश की दरिद्रता को दर्शाती है। यह वह धन है जो किसी काम में नहीं आया। ठीक, अगला फैक्ट देखिए, वह देखिए एक मूर्ति है जो किले के मैदान में नहीं है पर भारतवासियों के हृदय में बनी हुई है, भारतवासियों के हृदय में बनी हुई है, और यह लॉर्ड रिपन की मूर्ति है। ये फैक्ट बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों यह फैक्ट। किसकी मूर्ति शिव शंभू ने, किसकी मूर्ति लोगों के हृदय में बनी हुई बताई? किसकी मूर्ति? लॉर्ड रिपन की मूर्ति लोगों के हृदय में बनी हुई है उसके अच्छे कार्य के कारण। ठीक, अच्छे कार्य के कारण। दोस्तों, जो लॉर्ड कर्जन गवर्नर होता है, बहुत ही दुष्ट प्रकार का व्यक्ति था ये, जिसने जनता पर बहुत ही अत्याचार किए। इसलिए लेखक ने उसके लिए इस पत्र में ऐसी सी बातें लिखी हैं, और वो 5 साल तक गवर्नर रहा। लेकिन जैसे उसके 5 साल पूरे हुए, उसके बाद एक बार फिर वो भारत का गवर्नर बनकर आ जाता है 2 साल के लिए। उसका जिक्र इस शीर्षक में है। श्रीमान का स्वागत, भारत मित्र, 26 नवंबर 1904 को प्रकाशित हुआ यह पत्र। ठीक, इसमें फैक्ट देखिए, जो अटल है वह टल नहीं सकती, जो होनहार है वह होकर रहती हैं। इसी से फिर 2 वर्ष, ये देखिए 2 वर्ष के लिए भारत के वायसराय और गवर्नर जनरल होकर लॉर्ड कर्जन आते हैं। कौन लौट कर आया दोबारा? लॉर्ड कर्जन, 2 साल के लिए। दोबारा कितने साल के लिए आया वो? 2 साल के लिए। आगे जो फैक्ट देखते हैं, यदि भारतवासियों का बस चलता तो आपको न आने देते। क्यों? क्योंकि आपने उनके ऊपर अत्याचार किया है। आपका बस चलता और भी कई सप्ताह पहले आ विराजते, यानी आपको तो यहाँ मजा आ रहा था, यहाँ किसी भोली भाली जनता उसको परेशान करना, उसको सताने में आपको आनंद आ रहा था। लेकिन जैसे आपको 5 साल पूरे हुए, आपको जाना पड़ा। लेकिन आपकी तो इच्छा थी कि मैं जाऊं ही नहीं और यहाँ पर रुकूं। लेकिन क्या करें, कोई तीसरा आपसे भी बढ़कर है। तीसरा कौन है? इंग्लैंड का राजा। पर दोनों की बाग किसी और ही के हाथ में है। न तो आप अपनी मर्जी से आ सकते हैं और न भारतवासियों की मर्जी से जा सकते हैं। आपको भेजने में और बुलाने में किसी तीसरी शक्ति का हाथ है। कौन? इंग्लैंड के राजा का। ठीक, आगे फैक्ट देखिए, जो कुछ खुदा दिखाए सो लाचार देखना। ये पंक्ति तो मोस्ट है दोस्तों, आपको ध्यान में रखनी है कौन से निबंध में है ये। जो कुछ खुदा दिखाए सो लाचार देखना, यानी जनता भी कुछ नहीं कर सकती और वायसराय भी कुछ नहीं कर सकता। करता कौन है? इंग्लैंड का राजा। आगे फैक्ट देखिए, गोरे पहलवान मिस्टर सेंडो का छाती पर कितने ही मन बोझ उठाना देखने तो टूट पड़ते हैं। तो कौन उठाता है छाती पर मनों का बोझ, मन का बोझ? मन से मतलब यहाँ मन, यानी 40 किलो का बोझ कौन उठाता है छाती पर? मिस्टर सेंडो। मिस्टर सेंडो, इसका नाम आपको ध्यान में रखना है। कौन उठाता है? मन बोलते हैं दोस्तों, 40 किलो के वजन को मन बोलते हैं, एक मन। ठीक, बोझ उठाना देखने को टूट पड़ते हैं भारत के लोग। कोई दिखाने वाला चाहिए, भारतवासी देखने को सदा प्रस्तुत हैं। इस गुण में वह मोछ मरोड़ कर कह सकते हैं कि संसार में कोई उनका सानी नहीं है। यहाँ पर व्यंग के साथ लेखक ने भारतवासियों की एक बुरी आदत का जिक्र किया है कि भारत वाले कहीं भी कोई घटना हुई वहां पर देखने के लिए भीड़ जुटा देते हैं, लेकिन खुद कुछ नहीं करते।
हमेशा दूसरों के चेहरे को तमाशबीन की तरह देखते रहते हैं। ठीक, आगे देखते हैं दोस्तों फैक्ट। पर सुना है कि अब के विद्या का उद्धार श्रीमान जरूर करेंगे। जो फैक्ट इसमें है ये आपको अगला फैक्ट देखना है कि इस बार विद्या का उद्धार करेंगे, ऐसा उस समय प्रचार हुआ था कि अब जैसे ही दोबारा लॉर्ड कर्जन आए तो वो इस बार विद्या पर यानी पढ़ाई लिखाई को सुधारेंगे। ठीक, इसमें कुछ पंक्तियां हैं दोस्तों, ये आपको ध्यान में रखनी है। नजीर खूब कह गया, किसकी पंक्तियां हैं? नजीर खूब कह गए, नजीर साहब की पंक्तियां हैं। कुंडी के नकारे पे खुद के का लगा डंका, नित भंग पी के प्यारे, दिन रात बजा डंका। तो ये पंक्तियां आपको ध्यान में रखनी है। कौन से निबंध से हैं? शिव शंभू के चिट्ठे से यह पंक्तियां हैं, शिव शंभू के चिट्ठे में रखी गई है। और किसकी पंक्तियां हैं ये? नजीर साहब की पंक्तियां हैं। ठीक, आगे देखते हैं। अगला जो शीर्षक है वो है वेसराय का कर्तव्य, भारत मित्र में छपाए कब? 17 सितंबर 1904 ईस्वी को। इसमें फैक्ट देखते हैं, इसमें कुछ फैक्ट हैं जो देखिए। विद्यावान, बुद्धिमान और विचारशील पुरुषों के चरण जिस भूमि पर पड़ते हैं वह तीर्थ बन जाती है। आप में 3 गुणों के सिवा चौथा गुण राज शक्ति का है। ये फैक्ट बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। लेखक ने 3 गुण कौन कौन से? विद्वान, बुद्धिमान और विचारशील तो वायसराय में बताए हैं, लॉर्ड कर्जन में बताए हैं। इसके अलावा लॉर्ड कर्जन में एक और चौथा गुण है, और वो कौन सा है? राज शक्ति का। तो पेपर में प्रश्न यही बनेगा कि शिव शंभू के चिट्ठे नामक निबंध में लेखक ने लॉर्ड कर्जन का चौथा गुण कौन सा बताया? ऑप्शन में दे देंगे आपको, उनमें से एक चुनना है, जो उसमें से एक होगा राज शक्ति का गुण। ठीक, चौथा गुण है राज शक्ति का गुण। आप गत मंगलवार यानी पीछे बीते हुए मंगलवार को फिर भारत के सिंहासन पर सम्राट के प्रतिनिधि बनकर विराजमान हुए। दोस्तों ये फैक्ट भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। पेपर बिल्कुल ऐसा बन रहा है बहुत ही गहराई से, तो आपको ध्यान में रखना है। ये तो आपको ध्यान में रखना है कि जब दोबारा लॉर्ड कर्जन आया था तो कौन से वार के दिन आया था? वो मंगलवार के दिन। ये फैक्ट आपको बहुत जरूर याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों। आपने बंबई में कहा है, अगला फैक्ट देखिए, कि भारत भूमि को मैं किस्सा कहानी की भूमि नहीं कर्तव्य भूमि समझता हूं। ऐसा किसने कहा था? लॉर्ड कर्जन ने, कि भारत की भूमि को मैं किस्सा कहानी की भूमि नहीं कहता, मैं तो उसे कर्तव्य भूमि समझता हूं। ठीक, हालांकि आप कहते हैं कि यह कहानी का देश नहीं कर्तव्य का देश है, तो फैक्ट ये याद रखना है आपको, भारत को लॉर्ड कर्जन ने क्या कहा? कर्तव्य भूमि। वो इसको क्या समझता है? कर्तव्य भूमि। लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों, वो कहने की बात है, असल में ऐसा कुछ नहीं है। तथापि यहाँ की प्रजा ने समझ लिया है कि आपका कर्तव्य ही कहानी है, यानी आपकी बातें थोती हैं, उसमें कोई दम नहीं है। कारण यह कि करने से अधिक कहने का आपका स्वभाव है, यानी आप कुछ भी बोल देते हो लेकिन करते कुछ नहीं। आगे देखिए अगला फैक्ट। यह वह देश है जहां की प्रजा एक दिन पहले रामचंद्र के राज तिलक पाने के आनंद में मस्त थी। अगले दिन उनको वनवास हो जाता है रामचंद्र को, वो वन को चले तो रोती रोती उनके पीछे जाती है। कौन? अयोध्या की जनता। भरत को उस प्रजा का मन प्रसन्न करने के लिए कोई भारी दरबार नहीं करना पड़ा, हाथियों का जुलूस जुलूस नहीं निकालना पड़ा, बरंच दौड़कर वन में जाना पड़ा और रामचंद्र को फिर अयोध्या में लाने का यत्न करना पड़ा। जब वह नहीं आए तो उनकी खड़ाऊ, उनकी चप्पल को सिर पर धरकर अयोध्या आए और खड़ाओं को सिंहासन पर रखकर स्वयं 14 साल तक वल्कल धारण करके उनकी सेवा करते रहे, उनके
किसकी? खड़ाऊ की। तब प्रजा ने समझा कि भरत अयोध्या का शासन करने योग्य हैं। तो इतनी अनुशीलता व्यक्ति में होना जरूरी है। अगर आपके पास किसी के प्रजा को संभालना है, आप किसी के यहाँ के राजा हैं, तो आपके पास इतनी अनुशीलता होनी चाहिए जितनी भरत में थी। यहाँ पर ये तथ्य उठाकर रामचरितमानस से लेखक ने यहाँ पर रखा है। ठीक। और ऐसा उसको किसको कहना चाहता है लेखक? ऐसा होना चाहिए राजा को। कैसा होना चाहिए? भरत की तरह। तो लेखक लॉर्ड कर्जन से ऐसा कहना चाहते हैं। आगे देखिए दोस्तों, आगे फैक्ट। माय लॉर्ड, आप वक्तृता देने में यानी भाषण देने में बड़े दक्ष हैं, पर यहाँ वक्तृता का कुछ और ही वजन है। सत्यवादी युधिष्ठिर के मुख से जो निकल जाता था वही होता था, लेकिन आपका उल्टा है, आपके मुंह से जो निकलता है वो नहीं होता। ठीक। अगला जो शीर्षक है दोस्तों, देखिए, पीछे मत फेंकिए। पीछे मत फेंकिए, ये कब प्रकाशित हुआ? भारत मित्र में 17 दिसंबर 1904 को। ठीक। इसमें फैक्ट देखिए, माय लॉर्ड यानी कर्जन को कह रहा है वो, 100 साल पूरे होने में अभी कई महीने की कसर है। कितने साल पूरे होने में? 100 साल पूरे होने में। जुलाई सन 1805। कब? सन 1805 में लॉर्ड कॉर्नवालिस दूसरी बार भारत के गवर्नर जनरल होकर कलकत्ते में पधारे थे। यानी 1805 में पहली बार लॉर्ड कॉर्नवालिस दोबार बनकर गवर्नर जनरल बनकर आए थे भारत में। इसके पहले कोई भी दोबार नहीं आया था। उसके बाद में फिर आपका नंबर आया 100 साल के बाद कि आप फिर एक बार और भारत में 5 साल रहने के बाद फिर एक बार और आए। तो पहले कौन आया था 100 साल पहले? लॉर्ड कॉर्नवालिस। पेपर में प्रश्न यही बनेगा, अगर बनेगा तो, कि लॉर्ड कर्जन के पहले कौन दोबार भारत में गवर्नर जनरल होकर आया था दूसरी बार। ठीक। कौन आया था? लॉर्ड कॉर्नवालिस। ये आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद आपको दोबारा आने का अवसर मिला, यानी उसके पहले कोई नहीं आया था लॉर्ड कर्जन के पहले। ठीक। लॉर्ड कर्जन ही वह दूसरा व्यक्ति है जो दोबारा दूसरी बार भारत में गवर्नर जनरल बनकर आया। 70 साल का बूढ़ा लॉर्ड कॉर्नवालिस दूसरी बार पदारूढ़ होने के 3 माह पीछे गाजीपुर में मर गया। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। जब लॉर्ड कॉर्नवालिस दूसरी बार गवर्नर बनकर आया तो 3 महीने बाद ही उसकी मौत हो गई। कहां पर? गाजीपुर में। गाजीपुर में मौत हो गई। ठीक। आगे फैक्ट हैं जो देखते हैं। इस देश में एक महाप्रतापी राजा के प्रताप का वर्णन इस प्रकार किया जाता था कि इंद्र उसके यहाँ जल भरता है। ठीक। पवन उसके यहाँ चक्की चलाता था, चांद सूरज उसके यहाँ रोशनी करते थे, इत्यादि। पर अंग्रेजी का शासन उससे भी बढ़कर है, उससे भी बढ़ गया। समुद्र अंग्रेजी राज्य का मल्ला है, पहाड़ों की उपत्यकाएं बैठने के लिए कुर्सी है, बिजली कलें चलाने यानी कलें का मतलब मशीन चलाने वाली दासी, और हजारों मील खबर लेकर उड़ने वाली दूतिया ने बिजली के माध्यम से जो संदेश भेजने की मशीन चलती है वह भी बिजली के माध्यम से चलती है। तो अंग्रेजों ने तो देवताओं से भी ज्यादा विकास कर लिया, ऐसा कहा किसने? लेखक ने। जब लेखक ने यह लेख लिखा था तब भारत की जनसंख्या क्या थी? 30 करोड़ के आसपास। तो ये फैक्ट भी इंपॉर्टेंट है। इस निबंध में भारत की जनसंख्या कितनी बताए? 30 करोड़ के आसपास। आगे देखिए, आशा का अंत। अगला शीर्षक, आशा का अंत। 25 फरवरी 1905। रोगी को रोग से, कैदी को कैद से, ऋणी को ऋण से, कंगाल को दरिद्रता से, इसी प्रकार हर एक कलेशित पुरुष को एक दिन अपने कलेश से मुक्त होने की आशा होती है। चाहे उसे इस जीवन में कलेश से मुक्ति न मिले
लेकिन आशा के सहारे इतना होता है कि वह धीरे धीरे अपने कलेशों को झेलता हुआ एक दिन इस कलेशमय जीवन से मुक्त हो जाता है। पर हाय, जब उसकी यह आशा भी भंग हो जाए, उस समय उसके कष्ट का क्या ठिकाना, उसके कष्ट का क्या ठिकाना। तब ये पंक्ति आती है कि किस्मत पे उस मुसाफिर खस्ता के रोइए, जो थक गया हो बैठ के मंजिल के सामने। ये पंक्तियां बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, इसको आपको ध्यान में रखना है। ठीक, आगे देखते हैं। बड़े लाट होकर, बड़े लाट होकर आपके भारत में पदार्पण करने के समय इस देश के लोग श्रीमान से जो जो आशाएं करते और सुख स्वप्न देखते हैं, वह सब उड़नछू हो गए, उड़नछू हो गए। आपको देखते कि फिर से वही व्यक्ति आ गया जिसने हमें 5 साल तक सताया था। एक फारिस का कवि, कहाँ का फारिस का कवि कहता है, हिंदुस्तान में एक हरी पत्ती तक बेनमक नहीं है। अगला जो फैक्ट है इसमें देखिए कि एक हरी पत्ती में, कोई सी भी हरी पत्ती बेनमक नहीं है, यानी उसमें नमक, थोड़ा बहुत नमक का नमक का अणु रहता है उसमें। ठीक, मानो यह देश नमक से सींचा गया है, यानी यहाँ पर हर चीज में नमक के कण रहते हैं। अगला फैक्ट देखिए, महारानी विक्टोरिया, कौन महारानी विक्टोरिया, के सहृदय बर्ताव ने यहाँ के लोगों के जी से वह दुख बुला दिया था। इस देश के लोग सदा उनको माता तुल्य समझते रहे। तो विक्टोरिया को किसके तुल्य समझते रहे लोग? विक्टोरिया को माता तुल्य। तो ये फैक्ट आपको ध्यान में रखना है, प्रश्न बन जाएगा। शिव शंभू चिट्ठे, शिव शंभू के चिट्ठे नामक निबंध में महारानी विक्टोरिया को लोग कैसा समझते थे? माता के तुल्य। और भी कई ऑप्शन आ जाएंगे, तो आपको क्या चुनाव करना है इसमें? माता के तुल्य। ठीक, अब उनके पुत्र महाराज एडवर्ड, तो विक्टोरिया के पुत्र कौन है? महाराज एडवर्ड, जो कि इंग्लैंड के राजा है इस वक्त, जिस वक्त ये लेखक ने निबंध लिखा था। एडवर्ड पर भी इस देश के लोगों का वैसा ही भक्ति भाव है, किंतु आप उन्हीं सम्राट एडवर्ड के प्रतिनिधि होकर इस देश की प्रजा के अत्यंत अप्रिय बने हुए हो। यानी जो महारानी विक्टोरिया है उनको भी लोग सम्मान देते हैं, महाराज एडवर्ड का भी सम्मान करते हैं, लेकिन आप उनके प्रतिनिधि बनकर यहाँ पर आए हो, आप वो सम्मान नहीं पा सके। क्यों? क्योंकि आपने जनता पर अत्याचार किया है। एक दूरा सा शीर्षक में देखिए, ये कब छपा? 18 मार्च 1905 ईस्वी को। इसमें क्या है फैक्ट देखिए, नारंगी के रस में जाफरानी बसंती बूटी छानकर शिवशंभू शर्मा, शिवशंभू शर्मा खटिया पर पड़े मौजों का आनंद ले रहे थे। अचानक एक सुरीली गाने की आवाज ने उन्हें चौंका दिया। कानों में यह मधुर गीत बार बार ढलने लगा। कौन सा गीत? चलो चलो आज खेलें होली कन्हैया के घर। ये पंक्ति आपको ध्यान में रखनी है, यह महत्वपूर्ण पंक्ति है दोस्तों। कौन सी पंक्ति? चलो चलो आज खेलें होली कन्हैया के घर। कौन से शीर्षक के अंतर्गत है? यह एक दुरासा के अंतर्गत। ठीक, आगे फैक्ट देखिए, कन्हैया कौन? ब्रज के राजकुमार। खेलने वाले कौन? उनकी प्रजा, ग्वाल बाल। इस विचार ने शिवशंभू शर्मा को चौंका दिया कि क्या भारत में ऐसा भी समय था जब प्रजा के लोग राजा के घर जाकर होली खेलते थे, राजा प्रजा मिलकर आनंद मनाते थे। लेकिन आज, आज कृष्ण, यानी कृष्ण कौन है आज? राजा कौन है? एडवर्ड। और उद्धव, यानी कृष्ण का प्रतिनिधि कौन बनकर आया था? उद्धव बनकर आया था। और उद्धव बनकर आया था, और अभी प्रतिनिधि कौन है राजा का? लॉर्ड कर्जन। तो ये फैक्ट भी दोस्तों महत्वपूर्ण है। यहाँ पर लेखक ने किसे कृष्ण और किसे उद्धव बताया? तो एडवर्ड को तो कृष्ण बताया और उद्धव को लॉर्ड कर्जन को उद्धव बताया।
उद्धव यहाँ गलत लिखा हुआ गया, उद्धव, उद्धव, ठीक, उद्धव। पर ब्रजवासी उनके निकट भी नहीं फटकने पाते। ब्रजवासी कौन है? जनता। ब्रजवासी कौन है? जनता, जनता ब्रजवासी है। तो यहां पर प्रश्न बन सकता है, एडवर्ड को क्या बताया? कृष्ण, लॉर्ड कर्जन को उद्धव, और ब्रजवासी जनता को बताया, ठीक। शिव शंभु खुद को गूंगी प्रजा का वकील कहता है, यह फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। शिव शंभु खुद को क्या कहता है? गूंगी प्रजा का वकील। फिर कुछ पंक्तियां हैं दोस्तों, ये आपको ध्यान में रखनी है। बमुला जिमाने सुल्तान के रसानद ई दुआरा की बसुक्रे बादशाही जे नजर मरा गदारा। इनका अर्थ तो नहीं मालूम, लेकिन ये पंक्तियां आपको ध्यान में रखनी है। आगे देखिए दोस्तों, अगला शीर्षक, विदाई विदाई संभाषण भारत मित्र 2 सितंबर 1905 को प्रकाशित हुआ। इसमें फैक्ट देखिए, आगे भी इस देश में जो प्रधान शासक आए, अंत में उनको जाना पड़ा। इससे आपका जाना भी परंपरा की चाल से कुछ अलग नहीं है। फिर भी आपके शासनकाल का नाटक घोर दुखांत है। दिल्ली दरबार में आपने देखी, आपकी और आपकी लेडी की कुर्सी सोने की थी। दिल्ली दरबार में, यानी आपकी लेडी यानी इनकी पत्नी की कुर्सी कैसी थी? सोने की, कुर्सी सोने की। और आपके प्रभु महाराज के छोटे भाई की कुर्सी कैसी थी? इनके महाराज के छोटे भाई की कुर्सी चांदी की, और उनकी पत्नी, यानी महाराज के यानी एडवर्ड के छोटे भाई और छोटे भाई की पत्नी की कुर्सी कैसी थी? चांदी की। और आपकी पत्नी की कुर्सी कैसी थी? सोने की। तो ये फैक्ट भी दोस्तों आपको ध्यान में रखना है, किसकी कुर्सी सोने की थी और किसकी चांदी की। आगे देखिए, अनपढ़ प्रजा में नर सुल्तान नाम के एक राजकुमार का गीत गाया जाता है। किसका गीत गाया जाता है? नर सुल्तान नाम के राजकुमार का। एक बार अपनी विपद यानी समस्या के कई साल सुल्तान ने नरवरगढ़ में काटे। नरवरगढ़ नाम का एक स्थान, जहां पर वो उसे शरण ली उसने अपनी विपदा के दिनों में। वहां उसने चौकीदारी से लेकर एक ऊंचे पद तक का काम करा। कहा? नरवरगढ़ में। जिस दिन घोड़े पर सवार होकर उस नगर से विदा हुआ, नगर द्वार से बाहर आकर उस नगर को जिस रीति से उसने अभिवादन किया था वह सुनिए। यानी जब उसे कोई समस्या आई तो वो अपने घर से भागकर नर सुल्तान कहाँ आ गया? नरवरगढ़ में, और वहां पर रहा बहुत दिनों तक। उसने सभी काम वहां किए, चौकीदारी का, अच्छे अच्छे और भी काम वहां पर किए। लेकिन जब वह वहां से लौटा तो उसने क्या कहा उस शहर को, उस जगह को? वह सुनिए। उसने आंखों में आंसू भरकर कहा, प्यारे नरवरगढ़, मेरा प्रणाम ले। आज मैं तुझसे जुदा होता हूँ। तू मेरा अन्नदाता है। अपनी विपद के दिन मैंने तुझ में काटे हैं। तेरे ऋण का बदला मैं गरीब सिपाही नहीं दे सकता। भाई नरवरगढ़, यदि मैंने जानबूझकर एक दिन भी अपनी सेवा में चूक की हो, यहाँ की प्रजा की शुभ चिंता न की हो, यहाँ की स्त्रियों को माता और बहन की दृष्टि से न देखा हो, तो मेरा प्रणाम न ले। नहीं तो प्रसन्न होकर एक बार मेरा प्रणाम ले और मुझे जाने की आज्ञा दे। यानी लेखक यहाँ पर लॉर्ड कर्जन से कहना चाहता है कि जब यहाँ किसी राजा को कोई स्थान, कोई गांव, कोई शहर शरण दे तो उसे छोड़ते वक्त किस तरह उसे उसका आभार व्यक्त करना चाहिए, ऐसा उपदेश किसे दे रहा है लेखक? लॉर्ड कर्जन को। लेकिन अंग्रेज लोग भाई साहब ऐसा उपदेश स्वीकार कर सकते हैं क्या? मान सकते हैं क्या? बिल्कुल नहीं। माई लॉर्ड, जिस प्रजा में ऐसे राजकुमार का गीत गाया जाता है उसके देश से क्या आप भी चलते समय कुछ
संभाषण करेंगे। क्या आप कह सकेंगे अभागे, मैंने तुझसे सब प्रकार का लाभ उठाया, तेरी बदौलत वह शान देखी जो इस जीवन में असंभव है। तूने मेरा कुछ नहीं बिगाड़ा, पर मैंने तेरे बिगाड़ने में कुछ कमी नहीं की। मैंने तेरे बिगाड़ने में कुछ कमी नहीं की। आगे देखिए दोस्तों, अगला जो शीर्षक है बंग विच्छेद। बंग विच्छेद किसने किया था? लॉर्ड कर्जन ने किया था। ये कब प्रकाशित हुआ यह पत्र? 21 अक्टूबर 1905 को। इसमें फैक्ट देखिए, गत 16 अक्टूबर को बंग विच्छेद या बंगाल का पार्टीशन हो गया। किसने किया? लॉर्ड कर्जन ने। आपके शासनकाल में बंग विच्छेद इस देश के लिए अंतिम विषाद और आपके लिए अंतिम हर्ष है। ठीक, श्रीमान के ख्याल के शासक इस देश ने कई बार देखे। किसके? जैसे लॉर्ड कर्जन दुष्ट हैं, वैसे दुष्ट इससे पहले भी बहुत आए, क्योंकि अंग्रेज लोग तो थे ही, पूरे सभी ऐसे थे अंग्रेज लोग। 500 से अधिक वर्ष हुए। तुगलक वंश के एक बादशाह ने दिल्ली को उजाड़कर दौलताबाद बसाया। तो दिल्ली को उजाड़कर दौलताबाद बसाया। किसने बसाया? तुगलक वंश के एक बादशाह ने। कौन से वंश के बादशाह ने? तुगलक वंश के बादशाह ने। आगे और देखिए फैक्ट, 2000 वर्ष नहीं हुए इस देश का एक शासक कह गया है, सैकड़ों राजा जिसे अपनी अपनी समझकर चले गए, परंतु वह किसी के भी साथ नहीं गई। ऐसी पृथ्वी के पाने से क्या राजाओं को अभिमान करना चाहिए? और ये पंक्ति इंपॉर्टेंट है दोस्तों, दे देगा ये पंक्ति कौन से निबंध से ली गई है, तो आपको ध्यान में रखना है। शिव शंभू के चिट्टे नामक निबंध से ली गई है। वही राजा और कहता है, कौन सा राजा? जो 2000 वर्ष नहीं हुए इस देश का एक शासक कह गया है, वही कहता है, यह पृथ्वी मिट्टी का एक छोटा सा ढेला है जो चारों तरफ से समुद्र रूपी पानी की रेखा से घिरा हुआ है। राजा लोग आपस में लड़ भिड़ कर इस छोटे से ढेले के छोटे छोटे अंशों पर अपना अधिकार जमा कर राज्य करते हैं। राज्य करते हैं। तो ऐसा कौन कहता है? वही राजा कहता है। इसमें एक फैक्ट और है कि लेखक ने लॉर्ड कैनिंग और लॉर्ड रिपन को उदार बताया, यानी अच्छा व्यक्ति बताया। ठीक, आगे फैक्ट देखिए, लॉर्ड मिंटो का स्वागत। तो दोस्तों, बंग विच्छेद नामक जो शीर्षक है, यहां तक लॉर्ड कर्जन की बात की गई है। लॉर्ड कर्जन के बाद फिर कौन आता है? लॉर्ड मिंटो। कौन आया? लॉर्ड मिंटो आया। और ये पत्र कब छपा? 23 सितंबर 1905 को। लॉर्ड मिंटो को श्रीमान कहकर संबोधित किया। तो ये फैक्ट आपको ध्यान में रखना है कि लॉर्ड कर्जन को तो क्या कहा था? माय लॉर्ड। और लॉर्ड मिंटो को क्या कहा? श्रीमान। ठीक, एक बार एक छोटा सा लड़का अपनी सौतेली माता से खाने को रोटी मांग रहा था। सौतेली माँ कुछ काम में लगी थी और लड़के के चिल्लाने से तंग होकर उसने एक बहुत ऊंचे ताक पे बिठा दिया। यानी लड़का बार बार रोटी मांग रहा था, किससे? सौतेली माँ से। तो उस माँ को गुस्सा आ गया और उसने लड़के को उठाकर ऊंचाई पर बिठा दिया। अब बेचारा भूखा भी है और रोटी दोनों को भूलकर, भूख यानी उसको भूख लगी है और भूख को भूल गया और रोटी खाने को भी भूल गया। भूलकर नीचे उतरने के लिए रो रो कर प्रार्थना करने लगा कि मुझे रोटी मत दो, पर मुझे यहाँ से उतार दो, मुझे यहाँ डर लग रहा है। क्योंकि उसे ऊंचे ताक से गिरकर मरने का भय हो रहा था। इतने में उस लड़के का पिता आ गया। उसने पिता से बहुत गिड़गिड़ाकर नीचे उतार लेने की प्रार्थना की, पर सौतेली माता ने पति को डांट कर कहा कि खबरदार, इस लड़के को वहीं टंगे रहने दो। इस बालक की सी दशा इस समय इस देश की प्रजा की है। श्रीमान से वह इस समय ताक से उतार लेने की प्रार्थना करता है। ताक पर कौन बैठा गया? लॉर्ड कर्जन। रोटी नहीं मांगता, यानी वह अपने हिस्से का हक नहीं मांगता, लेकिन जो हालत लॉर्ड कर्जन करके गया है उसको थोड़ी बहुत उसमें सुधार चाहता है बस।
जो अत्याचार उस पर श्रीमान के पधारने के कुछ दिन पहले से आरंभ हुआ, उसे दूर करने के लिए गिड़गिड़ाती है, रोटी नहीं मांगती इस देश की जनता। कहती है हमारा हक, हमें आजादी मत दो, लेकिन हमारे लिए दुख भी मत दो। ठीक ऐसा कह रही है भारत की जनता। इसमें एक लाइन है दोस्तों, आशा मनुष्य को बहुत लुभाती है, विशेषकर दुर्बल को परम कष्ट देती है। तो ये लाइन बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये आपको ध्यान में रखनी है। आगे देखिए, अगला जो शीर्षक है, मार्ली साहब के नाम। मार्ली साहब के नाम 16 फरवरी 1907। दोस्तों ये गवर्नर नहीं थे, ये भारत के सचिव बनकर आए थे। भारत के सचिव, न कि गवर्नर। ठीक, तो ये फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। मार्ली साहब कौन थे? भारत के सचिव, न कि गवर्नर। इसमें फैक्ट देखिए, भारतवासी समझते थे कि मिस्टर मार्ली विद्वान हैं, विद्या पढ़ने और दर्शन शास्त्र का मनन करने में उनका समय बीता है, इसलिए वह बूढ़े हुए हैं। भारतवासी आपको दार्शनिक और हकीम समझते हैं। तो भारतवासी किसे दार्शनिक और हकीम समझते हैं? मार्ली साहब को। ये फैक्ट आपको ध्यान में रखना है, प्रश्न बन जाएगा। भारतवासी किसे दार्शनिक और हकीम समझते हैं? तो मार्ली साहब को समझते हैं। आगे देखिए, एक विचारशील पुरुष का सिद्धांत है कि किसी देश का उत्तम शासन होने के लिए दो बातों में से किसी एक का होना अति आवश्यक है, या तो शासक साधु बन जाए या साधु शासक नियत किया जाए। ये पंक्ति इंपॉर्टेंट है दोस्तों। या तो किसी या तो शासक में साधु के गुण आ जाए या साधु को शासक बना दिया जाए। ऐसी एक और बात है, हाकिम हकीम बन जाए या हकीम हाकिम बन जाए। भाई ये हिंदी में, ये उर्दू में है, तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है, महत्वपूर्ण है। इस लाइन को दे देगा उठा के और पूछ लेगा कौन से निबंध से है। ठीक, आगे फैक्ट देखिए, पार्लियामेंट में चुनाव के समय जिस प्रकार भारतवासी आपके चुनाव की ओर टकटकी लगाए हुए थे, आपके भारत सचिव हो जाने पर उसी प्रकार वह आपके मुंह की वाणी सुनने के लिए उत्सुक हुए। अब यहाँ पर लेखक कह रहा है कि जब भारत सचिव के लिए चुनाव हो रहे थे तो भारत के लोगों ने आशा की थी कि भारत का सचिव आप बनकर आए, मार्ली साहब बनकर आए, और हुआ भी ऐसा ही, वही बनकर आए। अब जब आप सचिव बनकर आए तो उस पर उसी प्रकार आपके मुंह की वाणी सुनने को उत्सुक हुए, पर आपके मुंह से जो कुछ सुना वह सुनकर हक्का बक्का रह गए। भारत की जनता, भारत के लोग सोच रहे थे कि मार्ली साहब पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, विचारक दार्शनिक व्यक्ति हैं, ये भारत के लिए कुछ अच्छा करेंगे। लेकिन जब आप भारत आए, जब जैसे आपने अपना मुंह खोला तो आपने जो कहा उससे सुनकर भारत के लोग हक्का बक्का रह गए। आपने कहा कि बंग भंग यानी बंग भंग, बंगाल को बांटना बहुत खराब था। आपने तो स्वीकारा कि बंगाल का विभाजन नहीं होना चाहिए था, क्योंकि यह अधिकांश प्रजा वर्ग की इच्छा के विरुद्ध हुआ। भारत के लोग ऐसा नहीं चाह रहे थे कि बंगाल का विभाजन हो, पर जो हो गया उसे सेटल फैक्ट, ये आपको ध्यान में रखना है इंग्लिश का वर्ड। बंग विभाजन को जो हो गया उसे निश्चित विषय समझना चाहिए, यानी जो हो गया, अब उसे बदलना हम नहीं चाहते, उसे वैसा ही रहने दो। ये जब वाक्य जनता ने सुना तो वह हक्की बक्की रह गई कि ये कैसा व्यक्ति है, ये कैसा व्यक्ति है कि उसमें सुधार नहीं करना चाहता। हमें तो आशा थी कि ये बंग विभाजन को रद्द कर देगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, और बंग विभाजन को उसने क्या कहा? सेटल फैक्ट। तो ये मोस्ट है दोस्तों, आपको ध्यान में रखना है। एक विद्वान पुरुष दार्शनिक सज्जन की यह उक्ति की यह काम हालांकि खराब हुआ, फिर भी यह अटल रहेगा, यानी यह ठीक नहीं होगा, ऐसा कैसा इसको हम रखेंगे, इसकी खराबी अब दूर ना होगी, इसकी खराबी अब दूर ना होगी, ऐसा कहें तो व्यक्ति पागल की तरह हुआ कि नहीं हुआ। अब एक और फैक्ट इसमें, राजनीति बड़े बड़े सत्यवादी साहसी विद्वानों को भी गधा गधी एक बतलाने वालों की बराबर कर देती हैं, यानी
राजनीति पर व्यंग्य किया गया है। और यह फैक्ट दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक, कि राजनीति बड़े बड़े सत्यवादी साहसी विद्वानों को भी गधा गधी एक बतलाने वालों के बराबर कर देती है। यानी राजनेता क्या करते हैं, अगर अपने हित में झूठ बोलना है, झूठ बोलने से अपना काम बन रहा है, अगर वो कहे कि गधा को गधी कहने पर वो नेता बन जाएगा, तो व्यक्ति चूकता नहीं है। वो सही को गलत और गलत को सही कहने से चूकता नहीं है। उसका मेन उद्देश्य सत्ता को पाना होता है, न कि सही गलत को समझना, न कि सही गलत को अपनाना। ठीक, आगे देखते हैं फैक्ट। इसमें कुछ पंक्तियां हैं दोस्तों। पंक्तियां क्या हैं? झूठा है वह हाकिम जो लालच से माल के, अच्छा कहे मरीज के हाले तबाह को। यानी उसकी तबीयत का सही सही मुआयना वह नहीं करता, बस पैसे लेते जाता है। आगे देखिए और पंक्तियां, इसको भी आपको ध्यान में रखना है। अपने सिर का तो हमें कुछ गम नहीं, खम न पड़ जाए तेरी तलवार में। तो ये पंक्तियां आपको ध्यान में रखनी है, दोनों ही इंपॉर्टेंट हैं, दोनों ही इंपॉर्टेंट हैं। आगे देखिए, आगे का जो शीर्षक है वो देखिए, आशीर्वाद। कब प्रकाशित हुआ? 30 मार्च 1907 ईस्वी। इस पत्र की शुरुआत कब हुई? इस पत्र की शुरुआत की जो पंक्ति है वो यहाँ से शुरू होती है। तीसरे पहर के समय बारिश और ओले गिरने का जिक्र है इसमें, यानी दोपहर के समय तीसरा पहर, जब तीसरा पहर शुरू होता है तो बारिश और ओले गिरने का जिक्र इस पत्र में आया है, आशीर्वाद नामक शीर्षक में। आगे और फैक्ट है दोस्तों इसके देखिए। तब तो जेल बुरी जगह नहीं है, पंजाबी के स्वामी और संपादक को जेल के लिए दुख न करना चाहिए। जेल में कृष्ण ने जन्म लिया, इस देश के सब कष्टों से मुक्त करने वाले ने अपने पवित्र शरीर को पहले जेल की मिट्टी से स्पर्श कराया। उसी प्रकार पंजाबी के स्वामी लाला यशवंत राय, किसका जिक्र है? लाला यशवंत राय का, इंपॉर्टेंट है आपके लिए। लाला यशवंत राय ने जेल में जाकर जेल की प्रतिष्ठा बढ़ाई, भारतवासियों का सिर ऊंचा किया, अग्रवाल जाति का सिर ऊंचा किया। तो जाति भी आपको ध्यान में रखनी है, ये भी मोस्ट है। आगे फैक्ट देखिए, सुरेंद्र नाथ ने बंगाल की जेल की, तिलक ने बंबई की जेल का मान बढ़ाया, यशवंत राय और अठावले ने लाहौर की जेल को वही पद प्रदान किया, यानी उसका भी मान बढ़ाया। तो ये नाम आपको ध्यान में रख लेना है, कौन कौन सी जेल में बंद हुआ था। आगे देखिए, शाइस्ता खां का खत। दोस्तों जो ये शीर्षक है इसके बारे में आपको जानकारी बता देता हूं, मैंने गूगल से सर्च की थी। शाइस्ता खां कौन था? मुगल बादशाह औरंगजेब के मामा, औरंगजेब का मामा था एक शाइस्ता खां। बंगाल में उसने 30 वर्षों तक सफलतापूर्वक शासन किया। किसने? शाइस्ता खां ने। शाइस्ता खां ने बंगाल के समुद्र तटवर्ती भूभाग में लूटमार करने वाले पुर्तगाली समुद्री डाकों का दमन किया। तो ये छोटी सी जानकारी शाइस्ता खां के बारे में थी, ये आपको ध्यान में रखने की जरूरत नहीं है, बस आपको समझाने के लिए कि शाइस्ता खां कौन था, उसको समझाने के लिए ये इसका जिक्र मैंने किया है, बाकी ये निबंध में नहीं है। शाइस्ता खां कौन था? अब यहाँ इसको समझिए, शाइस्ता खां का खत, यानी ये खत तो लिखा तो किसने? शिव शंभू ने, यानी कि बाल मुकुंद गुप्त ने ही लिखा है, लेकिन अब शिव शंभू की जगह कौन आ गया? शाइस्ता खां आ गया, और उसकी जगह, हाँ, शिव शंभू की जगह पहले कौन था? शिव शंभू था, अब शाइस्ता खां, जो ऐतिहासिक पात्र हैं, ऐतिहासिक पात्र हैं। लिखा शाइस्ता खां ने नहीं है, लिखा तो बाल मुकुंद गुप्त ने ही है ये, ठीक, लेकिन उसका नाम लेकर किससे संबोधित किया? फूलर साहब,
जो अभी बंगाल में शासन कर रहा है। ठीक, भारत मित्र 25 नवंबर 1905 को यह छपा। देख इसमें फैक्ट। अब शाइस्ता खां कह रहा है, बाय फुलर जंग, तुम बंगाल के हिंदुओं को धमकाते हो कि उनके लिए फिर शाइस्ता खां का जमाना ला दिया जाएगा। भाई वल्लह, मैंने जब से यह खबर अपने दोस्त नवाब अब्दुल तीफ खां से सुनी। तो किससे सुनी? अब्दुल तीफ खां, ये मोस्ट है। और पत्र किसे लिखा? फुलर जंग, ये भी मोस्ट है। ठीक, ये पत्र किसे लिखा? फुलर साहब के नाम, ये भी आपको ध्यान में रखना है। अब उसने शाइस्ता खान ने किससे सुना? नवाब अब्दुल तीफ खां से। तब हंसते हंसते मेरे पेट में बल पड़ जाते हैं। जैसे उसने खबर सुनी, उसे बहुत हंसी आई। अकेला मैं ही नहीं हंसा, बल्कि जितने मुझसे पहले और पीछे के नवाब यहाँ बहिश्त में मौजूद हैं, वह सब एक बार हंसे। हंसी इस बात की थी कि बेसमझे ही तुमने मेरे जमाने का नाम लिया है। गदर यानी क्रांति के जमाने में दिल्ली के मुसलमान तुम्हारी बोली को गुड डामियर की बोली कहा करते थे। ये फैक्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, कि गदर के जमाने में दिल्ली के मुसलमान तुम्हारी बोली को, यानी किसकी बोली को? फुलर जंग की बोली को क्या कहते थे? गुड डामियर की बोली। यह फैक्ट बहुत ही महत्वपूर्ण है। आगे फैक्ट देखिए, मैंने बंगाल के दारुस दारुस सल्तनत के मैंने बंगाल के दारुस सल्तनत ढाके में 1 रुपए के 8 मन चावल बिकवाए थे। तो किसने 8 मन चावल बिकवाए? शाइस्ता खान ने। यह भी आपको ध्यान में रखना है। क्या तुम में वह जमाना फिर लाने की ताकत है? कौन कहता है? शाइस्ता खां। किससे कहता है? फुलर जंग से। आगे और फैक्ट है, मेरी हुकूमत का एक सबसे बड़ा इल्जाम मैं खुद बताता हूं। अपने बादशाह के हुक्म से मैंने बंगाल के हिंदुओं पर जिजिया कर लगाया था। किसने? शाइस्ता खान ने। किसके कहने पर? बादशाह के कहने पर, बंगाल के हिंदुओं पर। तो यह भी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। आगे फैक्ट देखिए, शाइस्ता खां का खत सेकंड, 2 खत की बात इसमें की गई है निबंध में। यह कब लिखा? 18 अगस्त 1906 ईस्वी को। यह भी फुलर साहब के नाम है। अपनी 10 महीने की नवाबी से तुम खुद तंग आ गए। तो 10 महीने तक ये नवाब रहा बंगाल का। इसी से कयास कर लो कि गरीब रेयत को कैसी तकलीफ हुई होगी। सब तुम्हारे जाने से खुश हैं। किसके जाने से? फुलर जंग के जाने से। आगे देखिए दोस्तों, इसका अंतिम शीर्षक इस निबंध का सर सैयद अहमद का खत, और कब प्रकाशित हुआ? 9 मार्च 1907। इसको भी मैंने गूगल पे सर्च किया कि ये कौन थे, तो इसकी जानकारी भी आपको दे देता हूं मैं। मुस्लिम नेता थे, जिन्होंने भारत में रह रहे मुसलमानों के लिए मजहबी व दुनियावी शिक्षा की शुरुआत की। इन्होंने अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना की। तो सर सैयद अहमद के बारे में छोटी सी जानकारी आपके लिए लिखी है मैंने गूगल से सर्च करके। इसको याद रखना जरूरी नहीं है, ये निबंध में नहीं है। बाकी आपको समझाना था कि सर सैयद अहमद कौन है। ठीक, इन्होंने पत्र लिखा। पत्र तो देखो बाल मुकुंद गुप्त ने लिखा। वो कभी शिव सम्मुख होकर लिखता है, कभी शाइस्ता खां होकर लिखता है। इस बार उसने क्या होकर लिखा है? सर सैयद अहमद। ठीक, इन्होंने खत लिखा किसके नाम? अलीगढ़ कॉलेज के लड़कों के नाम। तो ये इंपॉर्टेंट है। सर सैयद अहमद किसके नाम लिखता है? अलीगढ़ के कॉलेज के लड़कों के नाम। ठीक, आगे देखते हैं। कॉलेज के लड़कों से कहता है, मेरे प्यारों, मेरी आंखों के तारों, मेरी कौम के नौनिहालों। तो लड़कों को क्या संबोधित करता है? प्यारों, आंखों के तारों, कौम के नौनिहालों। आगे देखिए फैक्ट, उस दिन मेरे मजार पर आकर तुमने निढाल होकर अपने आंसुओं के मोती बिखेर दिए। उस वक्त की अपने
दिल की कैफियत का क्या जाहिर करूं कि मुझ पर क्या गुजरती थी और तब से मुझे कितनी बेचैनी है हाय। तो ये कौन कह रहा है? सर सैयद अहमद। चिमिकदार खूं दर अहमद खुर्दा बासम की बर खाकम आई ओ मन मुर्दा बासम। ये पंक्ति आपको ध्यान में रखनी है, कौन से शीर्षक में है? काश, अगला फैक्ट देखिए, काश मुझ में ताकत होती कि मैं उस वक्त तुमसे बोल सकता और तुम्हारे पास आकर तुम्हें गोद में लेकर कलेजा ठंडा करता और तुम्हारे फूल से मेरे मुखड़ों से आंसू पोंछकर तुम्हें हंसाने की कोशिश कर सकता। मगर आह, यह सब बातें नामुमकिन थी। इससे मुझ पर जो कुछ बीती वह मैं ही जानता हूँ। मरकर भी मुझे आराम न मिला, इस नई दुनिया में आकर भी मुझे कल न मिली, चैन न मिली। ठीक, तुम्हें अपनी मुश्किलों को आसान करोगे, ये सर सैयद अहमद ने कहा अलीगढ़ विश्वविद्यालय के छात्रों से। तो ये पंक्ति भी आपको ध्यान में रखनी है, मोस्ट है, तुम ही अपनी मुश्किल को आसान करोगे। तो दोस्तों, ये था शिव शंभू के चिट्ठे नामक निबंध के महत्वपूर्ण तथ्यों की सीरीज का क्लास। बहुत ही लंबा निबंध था, इसमें बहुत टाइम लगा, थोड़ी बहुत लंबी हो चुकी है क्लास पर, लेकिन दोस्तों एक ही क्लास में सारे तथ्य लेकर आया हूं मैं। ये मेरे व्हाट्सअप नंबर है, यहाँ पर मैसेज कर दो, मैं आपको व्हाट्सअप ग्रुप में जोड़ दूंगा। और क्लास को लाइक करना तो आपको बनता, आपका कर्तव्य बनता है दोस्तों। जब मैं आपके लिए इतनी मेहनत करता हूं तो आपको एक लाइक करना जरूरी है। सब्सक्राइब भी कर लेना चैनल को और वीडियो को शेयर भी कर देना। मिलते हैं अगली क्लास में अगले निबंध के साथ।